तो डियर टीम, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जिस चीज पे हम बात करेंगे वो प्रैक्टिकल बात करेंगे। सारी प्रैक्टिकल आपको मैं सारे एस्पेक्ट्स दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है हम जिस बिजनेस में हैं इसमें प्रैक्टिकल चीजें जरूरी है ज्यादा, ना कि थ्योरेटिकल। तो मैं जिस चीज पे डिस्कस करूंगा आज वो चीज है, आपके सामने स्क्रीन है, जैसे द जर्नी ऑफ सक्सेस। हमने सक्सेस के लिए, आपको पता है लाइफ में हमारा जो भी टारगेट होता है हमारा होता है कि हम सक्सेसफुल कैसे बने, हम एक ऐसे, हमारी लाइफ कैसे स्टेबल हो। और उसके लिए दो चीजें जो है बचपन में जैसे हमें सिखाई जाती है, जब से हम जब हम पैदा होते हैं उसके बाद जैसे हमें समझ आनी शुरू होती है तो हमें सिखाया जाता है एजुकेशन जरूरी है सक्सेस के लिए। हमारे मन में यही फीड किया जाता है भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तभी आप सक्सेसफुल होगे। जो अनपढ़ लोग हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एजुकेशन पे ही फोकस देते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और एजुकेशन से एम्प्लॉइज जो हमें कहा जाता है कि हाँ आपको अच्छी एजुकेशन करके, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लेनी है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उससे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब उससे आपको क्या मिलेगा, और क्यों हमें आजकल की जनरेशन को जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मैं सारे आपको विद डाटा इस प्रेजेंटेशन में शो करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें आपको जो पाथवे दिख रहा है, देखो आप पाथवे दिख रहा है, एक तो एम्प्लॉय का, एक एंटरप्रेन्योर का। अब देखो एम्प्लॉय का जो पाथवे है, जो सक्सेस, प्लीज ये अपना वो मत करिए जो भी उसमें कुछ कर रहे हैं अपना। इसमें एम्प्लॉय का पाथवे आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय का जो रनवे है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर जो एंटरप्रेन्योर का है वो डायरेक्ट सही सीधा रनवे है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रेजेंटेशन में भी एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर में क्या क्या डिफरेंस है, एजुकेशन में क्या डू एंड डोंट्स है और एंटरप्रेन्योर में क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये मेरा नाम साहिल गोयल है, मैं मंडी डबरी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा ये एक्चुअली मैंने कुछ अपना अचीवमेंट कर ली है एजुकेशन सेक्टर में, ताकि आपको फील हो मैं क्यों इस एंटरप्रेन्योर फील्ड में आया एजुकेशन में एक अच्छा होने के बावजूद। आप देख सकते हैं मैं +2 में मेरे 92% से ज्यादा मार्क्स थे। और हमारी फील्ड में क्या होता है, अभी मैंने MSc केमिस्ट्री की ऑनर्स स्कूल फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में PhD कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, फ्रॉम पंजाब मैं। और एक एग्जाम होता है, आपने सभी ने सुना होगा, नेशनल, को जानकर बड़ी खुशी होगी, मेरा MSc फर्स्ट ईयर में ही मैं नेक्स्ट क्वालिफाइड हूँ विद ऑल इंडिया रैंक 25 मेरा ऑल इंडिया रैंक है। और IIT का जो एग्जाम होता है, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc, मेरा वो भी क्वालिफाइड, IIT जैम क्वालिफाइड भी हूँ। और इसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट बरजिंदरा कॉलेज, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर जो फर्स्ट रैंकिंग में ऊपर सबसे जिसकी हायर रैंकिंग है उसमें जो कॉलेज आता है उसमें मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर टीच भी किया है MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को। तो आप देख सकते हैं मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपको इससे जजमेंट होगी भी मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड में मेरी अचीवमेंट्स कैसी हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कुछ, ये तो मैंने बोल के दिखाया है, अब मैं आपको रियलिटी में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स डाली है मैंने, एक्चुअली मुझे शॉर्ट टाइम लगा था, शॉर्ट टाइम में मैंने कुछ पिक्चर्स डाली है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पिक्चर है, मेरे कुछ अवार्ड जो मुझे मिले हैं वो मैंने दिखाए हैं। मुझे कुछ अवार्ड स्कूल टाइम पे मिले हैं, और जो मुझे कुछ जब मैंने कॉलेज में टीच किया था बच्चों को, अपने MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को टीच किया था गवर्नमेंट बरजिंदरा कॉलेज में, तो वहाँ पे कुछ अवार्ड्स की फोटो देख सकते हैं। और ये जो ऊपर है वो कैसा है, तो आप जजमेंट लगा सकते हैं। एजुकेशनल करियर में मैं बहुत आगे हूँ, पर फिर भी ऐसा मेरे माइंड में क्या सेट किया जो मुझे लगा भी नहीं, एजुकेशन अब इससे आगे जाके एजुकेशन मुझे वो नहीं दे पा रही है जो मुझे चाहिए। तो मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शो करूंगा। और जो बीच में आपको मैंने जो फोटो दिखाई है वो मुझे एक अवार्ड मिला था एक वर्कशॉप, नेशनल वर्कशॉप में, तो वो मैंने वो दिखाई, कुछ अचीवमेंट दिखाई हैं, और बहुत अचीवमेंट है जो मैं नहीं दिखा पाया, और भी बहुत हैं। तो इससे इस स्लाइड से आपको होता है भी जो मैंने आपको कहा है अभी मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उस एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ मैं अपनी जो एजुकेशन फील्ड में हायर रैंक में टॉपर में रहा हूँ, और वो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको शो करूंगा, आपको दिखाऊंगा भी एजुकेशन ने ऐसा क्या मुझे फ्रस्ट्रेट किया, ऐसा मुझे क्या दिखाया जो मैं उसको छोड़कर, बिल्कुल मेरी ऑपोजिट लाइन है जो मेरे से लिंक ही नहीं करती, बिल्कुल साइंस स्टूडेंट एक होके नेटवर्किंग में आना। आप देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना ज्यादा ड्रास्टिक जंप है, वो मैंने क्यों किया, तो मैं आपको आगे स्लाइड्स में शो करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डियर टीम बताऊंगा एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। हमें पता होना चाहिए पहले एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। देखो जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है,
आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हम कभी भी कहते हैं हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो हमारे काम कभी नहीं होते। हम उनको उनके पास 100 चक्कर लगाते हैं, रोज चक्कर लगाते हैं सुबह शाम, पर वो अपने काम कभी टाइम पे नहीं करते, क्योंकि उनको पता है भी हम एम्प्लॉई हैं, हमें टाइम पे आ रहा है, और वो काम से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें ये पैसा आ रहा है, उस पैसे से वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनको लगता है भी ये पैसा उतना नहीं है। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहा हूँ जिसका नाम है सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग। ये डीबीटी का इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मोहाली में है, सेक्टर 81 में, आप सर्च कर सकते हैं। और इसमें अभी मुझे 3 साल हो गए हैं पीएचडी करते करते। इसमें एक फैकल्टी है, आपको रियलिटी एग्जांपल बता रहा हूँ, आप सारी रियल एग्जांपल्स की बात कर दूंगा। इसमें एक नॉन में एक परमानेंट फैकल्टी है जो जिनका नाम है डॉक्टर निधि, और उनकी एज 30 ईयर्स के आसपास ही अभी। उनको हम कभी भी कोई काम के लिए जाते हैं, वो हमेशा स्ट्रेसफुल ही रहते हैं, हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं। वो कहते हैं मुझे इतना पैसा ही नहीं मिल रहा, तो मैं अपनी मेहनत क्यों लगाऊं, मैं अपना काम क्यों करूं, क्योंकि उनको पता है उनको सैलरी आ रही है, पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो काम करके खुशी नहीं होते। तो ये मैंने बात क्यों कही, आप देख सकते हैं एम्प्लॉय में जो फर्स्ट वर्क वाली मैंने जो लिखा है, टैग लिखा है, उसमें है भी वो जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने वर्क से भागने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हम अपने काम से पीछा छुड़ाएं, क्योंकि वो अपने काम से खुश नहीं है, उनको जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात क्या, जो सीरियस चीज ये है, उनको बहुत आजकल आपने देखा है, पहले तो पेंशन सिस्टम था, आजकल गवर्नमेंट ने पेंशन सिस्टम भी खत्म कर दिया है। पंजाब गवर्नमेंट में तो इवन की क्या किया है, 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज, उन्होंने 58 ईयर रिटायरमेंट एज कर दिया है, क्योंकि जो हायर एज पे जाके क्या होता है, ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है, तो उनको पता है भी सैलरी जितनी ना देनी पड़े। तो ये आवाज नहीं आ रही सर? अंकित सर कह रहे हैं मुझे आवाज नहीं आ रही, बाकी आवाज आ रही है सभी को? सर मुझे आ रही। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हम वर्क की बात कर रहे थे, तो एम्प्लॉइज क्या अपने काम से भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्यों भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वो सेटिस्फाई नहीं होते। दूसरी बात क्या है, अब आपको पता है आजकल पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया है, तो आपकी जो एज है वो भी गवर्नमेंट कम कर रही है गवर्नमेंट जॉब की। ऐसे नहीं आप गवर्नमेंट में बहुत स्टेबलाइज हो। और आजकल जो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो आउटपुट बेस पे काम किया है। अभी आपको ऐसे नहीं है, आप जो भी काम आप परमानेंट हो तो परमानेंट हो। हमारे यहाँ पे जैसे मेरे जो बॉस हैं, जो मेरे सुपरवाइजर हैं, वो साइंटिस्ट ई की पोजीशन पे हैं। उनका जो करियर है वो उन्होंने 10 साल अपना करियर डेनमार्क में एक फॉरेन में जो उन्होंने लगाया है। उसके बाद वो साइंटिस्ट की पोजीशन पे हैं, जिसको हम एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन कहते हैं, और उनकी सैलरी 2 लाख के आसपास है। पर उनका भी, मैं आपको परसों की रियल एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक साल में एक मीटिंग होती है, उन्होंने परसों एक मीटिंग की उनकी भी मीटिंग में उनकी इतनी ज्यादा उनकी बैंड बजाई। उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा भी हमें आप गवर्नमेंट, आप ये मत सोचो भी आप गवर्नमेंट हो, हमें आउटपुट चाहिए, हमें ऐसी चीज चाहिए, आप खुद अपनी आउटपुट निकालो, खुद की आउटपुट से आप सैलरी जनरेट करो, गवर्नमेंट आपको सैलरी नहीं देगी। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेने के बावजूद भी कितना प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, कोई उनको सपोर्ट नहीं है, सब कुछ खुद करना है। गवर्नमेंट कह रही है अपने एसेट्स खुद जनरेट करो, हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, उनकी इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं है वो खुश हो सके। ठीक है, इतना ज्यादा टाइम लगाया, 40-45 साल की उम्र में जाके उनको नौकरी मिली, और अभी भी इतना प्रेशर है। पर उसी जगह अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं, तो वो बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर में, मतलब क्या, आपको अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बिजनेस करते हैं, क्योंकि वो उनका पैशन है, उनका जिस फील्ड में वो चाहते हैं। जैसे कोई भी, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट की एग्जांपल भी देता हूँ। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स निकालती है, जैसे एक स्कीम है बिग बायरेक। उसमें उन्होंने कहा है किसी का भी कोई आइडिया है, वो अपना आइडिया हमें दो, हम उनको पैसा देंगे स्टार्टअप लगाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है एंटरप्रेन्योर ज्यादा बने। एंटरप्रेन्योर ज्यादा बनेंगे तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देंगे, ना कि गवर्नमेंट से बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मांगेंगे, वो खुद बिजनेस देंगे। जिससे क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास फंड नहीं है आजकल के टाइम पे। तो वो क्या होगा, उसमें मेरा कहने का मतलब क्या है, वो एक्साइटेड होंगे अपने काम में भी, मुझे जो काम क्यों करना है, क्योंकि उनके खुद पैशन का काम है, उनके रिलेटेड काम है। दूसरी बात क्या है, वो हमेशा एफर्ट्स लगाएंगे, वो कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे हमने एफर्ट्स नहीं लगानी, वो 24/7 एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है हमें एक अपना बिजनेस ग्रो करना है, हमें लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, हम जितना एफर्ट्स लगाएंगे हमें उसके फ्रूट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स सैलरी आएगी, अगर आप एफर्ट्स कोई नहीं लगाओगे तो कोई आउटपुट नहीं है। तो तीसरी बात क्या है, वो हमेशा
जो वो एंटरप्रेन्योर जो भी काम करते हैं, उनको हमेशा पूरी जो वो एक बार मेहनत करके काम करेंगे, उनको वो जो इनकम है वो लाइफ टाइम आएगी, क्योंकि एक बार उनका सिस्टम बन गया। जैसे हमें पता है अभी हम सभी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, हम सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो हमें पता है हम सिस्टम के लिए काम करेंगे, तो उसके बाद हमें उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा, फिर सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। पर एम्प्लॉय में ऐसी कंडीशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है, ये मैंने छोटा सा आपको समझाया। उसके बाद हम बात करेंगे डाटा की, बात करेंगे डाटा में मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अब इस डाटा में क्या है, ये CIMI की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 7 सितंबर 2020 की, जिसमें हमें ट्रुथ के बारे में बताया। देखो हम सोचते हैं जॉब बहुत ज्यादा है, पर इन्होंने इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, स्पेशली आपके लिए मैंने ग्राफ डाला है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं अप्रैल 2018 से लेके अगस्त 20 तक आप देख सकते हैं जो ग्राफ है जॉब्स का वो कितना जा रहा है, नीचे जा रहा है। इवन की गवर्नमेंट ने कुछ जॉब्स तो वापस भी ले लिए हैं, कुछ लोगों को तो निकाल भी दिया है, अभी हमारे पास पैसा ही नहीं, हम आपको कैसे दें। जैसे पहले जो साइकिल थी हमारे जो ओल्ड हैं, जो हमारे मम्मा पापा हैं, जो हमारे जो दादा दादी हैं, वो कहते थे गवर्नमेंट जॉब ले लो तो स्टेबल हो जाओगे। पर आजकल ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को निकाले जा रही है। आप देख सकते हैं ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है, बिल्कुल डाउन जा रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.8% हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंडिंग नहीं है और कोई वैकेंसीज नहीं है। तो इस कारण आप देख सकते हैं भी एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ इस स्लाइड में आप देखेंगे, आपको पता है जो भी सीनियर्स हैं जिनकी एज 50-55 ऐसा कुछ है, उनके पास आप देख सकते हैं स्लाइड में क्या 40 to 49 ईयर्स में कितनी ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी उनको पहले 15-20 साल 25 साल पुरानी नौकरी मिल गई तो वो नौकरी कर रहे हैं। पर अगर मैं आजकल की जनरेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं उनका ग्राफ बिल्कुल डाउन है, वो जो -9 -10 नंबर में है, मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। जीरो भी नहीं कहूंगा, नेगेटिव में है। जितनी पॉपुलेशन हमारी इंडिया में है उससे अगर हम कंपेयर करें तो वो नेगेटिव में क्यों दिखाया है, क्योंकि जिनको जॉब मिली हुई थी उनको भी जॉब से निकाला जा रहा है। जॉब एक तो होता है जॉब है ही नहीं है, और एक होता है जिसको जॉब मिली हुई थी उसको भी जॉब से निकाला जा रहा है। ये मैं प्लीज जो भी ये अपनी कलाकारी कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा प्लीज से ना करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो जॉब्स का सिनेरियो क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। अब आपको पता है 15-20 साल अगर मैं पुरानी बात करूं तो 15-20 साल पहले क्या था, जो यूनिवर्सिटीज थी कॉलेज से बहुत कम थे, बहुत ज्यादा कम थे, और उनमें सीट जो हम कहते थे उनमें सीट्स वगैरह थी वो भी बहुत कम थी। तो उसमें क्या था, लोगों को बहुत मेहनत करके स्टूडेंट्स कम थे और उनके ज्यादा थे। अब आजकल क्या है, हर छोटे अगर गांव की बात करूं, हर छोटे शहर की बात करूं, तो इतने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, आप गिनती ही नहीं कर सकते। वो क्यों है, क्योंकि ये मनी मेकिंग पॉलिसीज हैं। कोई भी कॉलेज अपना नया कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी अपने नए कॉलेज खोलती है तो उनका क्या है भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए और हम मनी अर्न करें, क्योंकि आजकल सभी की जो पॉलिसी है वो मनी मेकिंग हो चुकी है। अभी हम मनी कैसे करें, हम अपने लिए एसेट्स कैसे जनरेट करें, इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं नेशनल इंस्टीट्यूट में हूँ यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे क्या है, जो भी बच्चा पीएचडी के लिए आता है, पीएचडी करने के लिए, तो उनको पीएचडी करने के लिए उनको 50,000 रुपीज साल की फीस पे करनी ही करनी पड़ती है। इसमें उनको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही है, उनको 50,000 पे करना ही करना है। सेकेंडली क्या है, गवर्नमेंट कहती है अपनी जो इनकम सोर्स जनरेट करो। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, काम भी हमें सीखना है, तो उनको सीखने के लिए उनसे 6,000 पर मंथ लिया जाता है। और कोविड के पहले की बात करूं, कोविड के पहले हमारे यहाँ पे 50 से 60 बच्चे ऐसे थे जो कि सीखने के लिए आए थे कुछ काम, और कोविड की वजह से उनको घर भेज दिया गया। उन्होंने 50,000 डिपॉजिट कर दिया और उन्होंने कहा हमें पैसा वापस चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्होंने कहा जो पैसा है आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं चाहते तो अलग बात है। तो कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी क्या है, वो अपने मनी अर्निंग पॉलिसीज बना रहे हैं, हम अपनी मनी कैसे अर्न करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है अपने एसेट्स खुद जनरेट करो, हमारे पास कोई फंड नहीं है। वैसे ही एक एग्जांपल और दूं मैं अपनी सेक्टर की पीएचडी की बात करूं, हमारे यहाँ पे क्या है, कोई भी मशीन है, अब किसी ने सैंपल कुछ भी उसकी एनालिसिस करवानी है, तो इन्होंने एनालिसिस चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं भी मनी मेकिंग पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ भी। उनको क्या भी हम अर्निंग करें, तो सभी जगह एजुकेशन सेक्टर में आजकल क्या हो चुका है, सिर्फ अर्निंग का पॉइंट रह गया है। जो उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू कोई भी नहीं है भी। हमें जो भी यूथ आ रहा है उसको उतनी वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही। इवन की IITs की बात करूं मैं,
आईआईटी में जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप डाटा देखेंगे तो 50% फीस ना, 50% फीस जो 2-3 सालों में 50% फीस हाइक हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जो कोर्सेज पहले 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार में थे, उनकी फीस सीधा ही 1.5 लाख 2 लाख हो गई है। सीधा ही इतनी ज्यादा जंप की है। जो हॉस्टल की फीस वहां पे पहले 20-22 हजार थी, वो हॉस्टल की फीस सीधा जाके 70-80 हजार पे पहुंच गई है, क्योंकि वो अपने पैसे खुद क्या कर रहे हैं, अपना खुद मनी पॉलिसीज, अपनी मनी अर्न कर रहे हैं। तो ये इससे क्या पता लग सकता है, आपको पता लगेगा एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल है इंडिया में, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है। और हम कहते हैं जो कैंडिडेट है उसको उसकी वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही, कोई वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि उनको सिर्फ ये हमें एक मुर्गा फंसाना है, उससे पैसे लेने हैं और उसके बाद उसको डिग्री देनी है, उसके बाद जॉब मिले ना मिले अलग है। अब मैं इसी बिहाफ पे आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ। आप सभी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर। अब देखो एफपीयू में अपनी एग्जांपल बताता हूँ, मैं रियल एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने बैचलर्स करनी थी ऑनर्स स्कूल केमिस्ट्री में, जब मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, मैंने वहां से मेरी बैचलर्स है, जब मैं वहां पे आया तो मैंने क्या किया, मेरे कुछ रिलेटिव हैं, उनसे डिस्कस हुई। उन्होंने कहा बेटा आप एलपीयू में अपनी बैचलर्स करो, उसका बहुत नाम है, आप सभी ने सुना भी होगा, आप सभी को पता होगा, आप सभी सोचोगे एलपीयू का बहुत नाम है, बहुत ज्यादा उसका कैंपस अच्छा है, हर जगह आप उसके बोर्ड वगैरह देखते होंगे लगे। तो उसमें क्या है, जब मैंने देखा फीस स्ट्रक्चर, जब मैंने देखा तो उसका फीस स्ट्रक्चर था वो जो था, मुझे 1 साल की फीस 2.5 लाख रुपया फीस पे करनी पड़नी थी, जो कि मैंने सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वहां पे 30 हजार पे की थी। तो आप देख सकते हैं सभी जगह जो मनी मेकिंग पॉलिसीज का क्या हाल। और जॉब्स की बात करूं मैं, तो जॉब्स में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं जॉब्स में क्या करते हैं यूनिवर्सिटीज वाले, ये जैसे मेरा एक दोस्त था एलपीयू में, उसने क्या किया, उसने मुझे बताया उसकी रियलिटी जो एग्जांपल है, उसने कहा क्या करते हैं ये जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, ये कहते हैं हमारी प्लेसमेंट 100% है। 100% प्लेसमेंट कैसे है, ये क्या करते हैं, कंपनीज को टाई अप करते हैं, उनको कहते हैं आप हमारे कैंपस में आओ प्लेसमेंट के लिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, उसके लिए आप हमारे कैंपस में आओ। कंपनीज को पैसा मिल रहा है, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपको पता है सारी गेम पैसे की है। वो आते हैं, वो उनको पैसा मिलता है और इनका टाई अप होता है, इनको कहते हैं भी आप इतने स्टूडेंट्स हायर कर लो, उसके बाद उनको 1 साल बाद निकाल देना, हमें कोई मतलब नहीं है। 1 साल का बाउंड होता है, 1 साल रखो, उसके बाद इसको निकाल देना। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो 5,000 10,000 स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई। अब आपको पता है 10,000 स्टूडेंट में अगर 2-4 स्टूडेंट ब्राइट हैं, उनको तो उनका पैकेज तो बढ़ भी जाता है, तो वो इसलिए दिखाते हैं हमारी प्लेसमेंट इतनी है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, 1 साल बाद वो उनको निकाल देते हैं विदाउट एनी नोटिस, भी हमारे पास आपकी परफॉर्मेंस अप टू डेट नहीं है, हमारे पास जो भी ब्ला 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 रीजन करके, सिली रीजन करके भी ये इश्यूज हैं। तो आप देख सकते हैं जो इस स्लाइड से मैंने आपको दिखाया भी, मनी मेकिंग जो क्राइटेरिया वो पूरा टोटली चेंज हो चुका है, वो सिर्फ मनी अर्निंग के लिए वो बन चुके हैं। इसमें एजुकेशन में कोई भी वैल्यू नहीं रही एजुकेशन की, और कोई भी उसका क्या है इम्पोर्टेंस, इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है आपको एजुकेशन नहीं करनी, मैं आपको सिर्फ डू एंड जो उसके वो बता रहा हूँ भी नेगेटिव फैक्टर्स क्या है एजुकेशन में, इंडिया में आजकल क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं बताऊंगा कुछ और। हाँ, अब देखिए एजुकेशन सेक्टर में ये सेम ही स्लाइड है, उसको मैंने बताया जो ग्रोथ कैसे हो रही है। अब देख सकते हैं जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, 11.2% से उनकी CAGR ग्रोथ हो रही है। इतनी तो जीडीपी भी नहीं, हमारी जीडीपी बिल्कुल डाउन है, नेगेटिव में जा रही है। पर आप देखिए कॉलेजेस और एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि सभी को ये एक गलत मिथ है माइंड में भी, एजुकेशन जितनी ज्यादा हम करेंगे उतनी ज्यादा जॉब्स हैं, और लोग उतने ज्यादा कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, उतनी ज्यादा फीस पे कर रहे हैं, जिससे क्या है उनका जो है उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उनकी जो ग्रोथ है बढ़ रही है। इसलिए आप देखते होंगे कॉलेजेस की बिल्डिंग्स वगैरह जो भी यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग है वो कितनी हाई फाई होती हैं, इसी कारण, क्योंकि उनमें क्या है ईयर वाइज स्टूडेंट्स की ग्रोथ बढ़ रही है। जहाँ पे पहले 30 सीट थी वहां 50 सीट कर दी, 100 सीट कर दी, 200 सीट कर दी, क्योंकि उनका सिर्फ जो क्राइटेरिया है वो मनी मेकिंग पॉलिसीज का है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा न्यूज में। अब देखिए ये न्यूज की बात आपको मैंने क्यों दिखाई है, इंडिया में जो जी न्यूज के जो ये माधवन नारायण जो उसके वो सीईओ है, उन्होंने बताया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये लर्निंग का जो लर्निंग इसमें एजुकेशन में होनी चाहिए, तो इसमें लर्निंग का कुछ भी नहीं रहा। इसमें सिर्फ उनका क्या है, उनको जो एक सफिशिएंट एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं, जो सफिशिएंट उनको स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स भी नहीं दी जाती, जिससे क्या उनका करियर जो है सीरियस कंडीशन में है। इसी कारण जो यूथ है आजकल के वो इतने ज्यादा डिप्रेशन और इतने ज्यादा सुसाइडल रेट जो बढ़ रहे हैं, आपको मैं आगे डाटा में वो भी दिखाऊं। ये देखिए एक स्लाइड जो बहुत ज्यादा वर्स्ट स्लाइड है,
आप देख सकते हैं जो मैंने फर्स्ट ऊपर लिखा है उसमें लिखा है ओवर 53% टीचिंग पोस्ट वेकेंट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब मैंने अपने गवर्नमेंट बरजिंदरा कॉलेज में टीच किया था एमएससी केमिस्ट्री को, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट जा रहा है। वहां पे सिर्फ अभी करंटली सिर्फ एक टीचर ही है जो परमानेंट है, बाकी सारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है सारा, ठीक है। और मैंने एमएससी केमिस्ट्री को टीच किया था। वहां पे क्या सिस्टम है, वहां पे जो बच्चे एमएससी करके वहां से आए हुए हैं उन्हीं को रखा जा रहा है 20,000 पे, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास फंड नहीं है, आपको जो 1 लाख 1.5 लाख सैलरी दे रही है आप उसी को 20,000 पे रखो। और अगर उनको कहा जाए भी उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, क्वालिटी बिल्कुल डंप है। आपको मैं इसका एग्जांपल और देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो में टीच कर रहा है। वहां पे उसने देखा, उसने वहां पे एक इंटरव्यू निकली थी जिसमें उन्हें फिजिक्स के लिए फैकल्टी हायर करनी थी। तो उसकी कोई फ्रेंड आई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने देखा, उसने इंटरव्यू दिया, वहां पे एक पोजीशन के लिए 50-60 लोग आए थे और उसकी फ्रेंड का इंटरव्यू काफी अच्छा, तो उन्होंने उसको हायर कर लिया। तो फ्रेंड ने उन्होंने पूछा भी हाँ जी, उसको उन्होंने कहा भी हाँ जी हम आपको हायर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी मुझे सैलरी वगैरह जो है वो कितनी मिलेगी। तो उन्होंने उसको पता है जान के शौक हो जाएंगे, आपके पैरों नीचे ना जमीन बिल्कुल खिसक जाएगी। एमएससी फिजिक्स जो लड़की है, गोल्ड मेडलिस्ट थी वो लड़की, उसको उन्होंने सैलरी ऑफर की 8,000। उन्होंने कहा हम आपको 8,000 देंगे, 8,000, मास्टर्स इन फिजिक्स और गोल्ड मेडलिस्ट। तो उस लड़की का क्वेश्चन था सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सिर्फ 8,000? 8,000 तो कुछ भी नहीं होता, आजकल जो मजदूर है वो भी इससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। उन्होंने पता क्या आंसर दिया, उन्होंने कहा मैम हमें गोल्ड मेडलिस्ट नहीं चाहिए, हमने वैकेंसी में लिखा ही नहीं हमें गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए, हमें सिर्फ एक टीचर चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स को टीच कर दे। अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमें आपके गोल्ड मेडल से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर जो एजुकेशन सेक्टर में अगर वो उनको इतना पे ही नहीं करेंगे तो वो जो भी अच्छा स्टफ है वो क्यों जाएगा वहां पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। और अच्छा स्टफ अगर अच्छी फैकल्टी वहां पे नहीं गई तो बच्चों को एजुकेशन कैसी मिलेगी। अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिली तो बच्चों में जो स्किल्स हैं वो कहाँ से आएंगी। अगर स्किल्स नहीं आई तो जॉब का उनको 8-10 हजार तो छोड़ो, वो 1 रुपया भी नहीं कमा सकते, 1 रुपया भी उनको कोई भी ऐसे नहीं देगा। आप सोच सकते हैं। अब सेकंड जो बात है, वो सेकंड जो राइट साइड पे मैंने एक पिक्चर शो की है, ये तो बहुत ज्यादा ही बैड कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन कहूंगा। ये कंडीशन किसकी है, जिन टीचर्स ने, ये टीचर्स की कंडीशन है। पंजाब में क्या था, ग्रांट इन एड स्कीम है जिसमें क्या है गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम से कुछ टीचर्स को रखा था जिनको सिर्फ 22,000 मिलता था। इसमें पीएचडी भी हैं, इसमें मास्टर्स भी हैं और मैक्सिमम पीएचडी हैं। और मेरे कुछ नॉन में भी हैं जिन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। उनको 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखा और उनको कहा आपको सिर्फ 22,000 मिलेगा। पहला तो आप देख सकते हैं पीएचडी करने के बाद किसी को 22,000 मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि बीएससी पे 3 साल, पहले तो +2 तक हम 17-18 साल तक +2 तक करते हैं, उसके बाद 3 साल बीएससी में, 21-22 साल और उसके 20-21 साल, और उसके बाद 2 साल एमएससी में, 23-24 साल, 5-6 साल पीएचडी में। कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं पीएचडी को कंप्लीट करने में, और किसी को तो 7-8 भी लग जाते हैं। मेरे एक सर हैं विकास सर, जो कि अभी जलंधर में टीच कर रहे हैं, उनकी पीएचडी 7 सालों में हुई थी। उनकी पीएचडी हुई थी 32 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में हुई। उसके बाद वो नौकरी उन्होंने जो की कॉलेज में, उनको ऑफर किया गया 21,600 रुपीज। उन्होंने कहा भी हाँ जी इतनी ही सैलरी मिलेगी। और उन्होंने वो क्यों एक्सेप्ट किया कि उनको पता था बिल्कुल घर पे पहले बैठने से अच्छा तो है कुछ ना कुछ आएगा। अब सोचने 32 साल की उम्र में किसी को 21,000 मिल रहा है तो अपनी फैमिली वो कैसे चलाएगा आजकल के टाइम पे। पीएचडी के बाद की बात कर रहा हूँ। और जो मैंने फोटो दिखाई है आपको, ये जिन टीचर्स को उन्होंने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, गवर्नमेंट ने कहा था आपको 3 साल बाद परमानेंट कर देंगे। 3 साल बाद उनको सभी को निकाल दिया। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, अगर आपको काम करना है तो 21,000 पे दोबारा से वैकेंसीज होंगी, दोबारा से काम करो, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है किसी के लिए। तो ये टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया, सभी ने। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि पटियाला में जो पीपीएससी का ऑफिस है उसके बाहर, और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको डंडे से पीटा गया, उनको वो इतने ज्यादा घायल हो गए। आप देख सकते हैं जो हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, हम कहते हैं टीचर्स हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, उनके साथ ऐसा हाल हो रहा है तो स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। आप सोच सकते हैं इस आइडिया से भी क्या जो है जो एक एजुकेटेड स्टाफ को परफेक्ट की मैं बात करूं उसको क्या मिल रहा है, और वो क्यों
काम उनको, वो डिप्रेस नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, वो सुसाइड नहीं करेंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे, वो एजुकेशन के लिए क्यों अपने बच्चों को आगे मोटिवेट करेंगे भी आप एजुकेशन करो। और जो नीचे है, नीचे की आप न्यूज दे सकते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, ये सारे मैंने फैक्ट्स लगाए हैं, ये क्लियर फैक्ट्स हैं, अगर आप कोई डाटा मुझसे मांगेंगे मैं डाटा भी दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको बताया जा रहा है वो क्लियर, जो 100% ट्रूथ है वो बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो नीचे हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है उसमें दिखाया गया, टीचर्स ऑफ ग्रांट इन 8 कॉलेजेस प्रोटेस्ट ओवर नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज। आपको पता है 21,600 तो उनको रखा ही गया, वो भी उनको सैलरी 4-4 महीनों बाद आती थी। 21,600 भी गवर्नमेंट ने कहा मेरे पास खजाना ही नहीं है, हमारा खजाना ही खाली है, आपको कैसे पे करें। आप सोच सकते हैं पीएचडी करके एक आदमी, एक बंदा जो 32 साल की उम्र में जॉब करने गया है, उसको 21,600 पे रखा गया। पहले तो ये बहुत बड़ी वर्स्ट कंडीशन है, वो भी उसको 4-4 महीनों बाद आ रही है, तो वो अपनी फैमिली का पेट कैसे भरेगा, वो कैसे खाना खाएगा। ये हाल है गवर्नमेंट के, जो करंट सिचुएशन है पंजाब की। अब इसके साथ में कुछ कंडीशंस आपको मैं कुछ सिचुएशंस हरियाणा की बताऊंगा, कुछ स्टेट कवर करूंगा, मैं सारी स्टेट मैंने कवर नहीं की, जो बाकी स्टेट का भी हाल मोर और लेस सेम ही है। अब हरियाणा में क्या था, हरियाणा में 2017 में कुछ वैकेंसीज निकली थी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली थी, जो कि परमानेंट थी। अब क्या है, कुछ वैकेंसीज निकली और इसमें मेरा एक दोस्त है, वो एजुकेशन, वो इंग्लिश में उसने वैकेंसी फिल की थी, उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, और उसको इंटरव्यू में हो गया। इंटरव्यू में उसको क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया आप सोच सकते हैं। टेक्निकल तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसको कहा गया अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको 25 लाख रुपया डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। 25 लाख। उसने कहा सर मेरे पास नहीं है, आप मेरी क्वालिफिकेशन, आप मेरी इंटरव्यू लीजिए। उन्होंने कहा देखो आपको 80,000 आपको हमारी गवर्नमेंट जो सैलरी है वो देगी, आपको 80,000 देने का मतलब क्या, साल का 9 लाख, ठीक है। आप तो 3 साल में पैसे पूरे कर लेंगे, आपको अगर चाहिए तो आ जाओ, नहीं तो जाओ, वो गेट वो बाहर जाओ, आपको जिसको कहना कह दो। डायरेक्टली उन्होंने ऑफर किया 25 लाख। तो आप सोच सकते हैं जो बंदा 30 साल तक पढ़ के आएगा उसको 70-80,000 अगर मिल भी रहा है, उन्होंने कहा 3 साल आपको, 3 साल की सैलरी ही है आपकी, तो 3 साल वो क्या खाएगा, वो कैसे अपनी फैमिली का पेट पालेगा, कैसे खुद जिंदा रहेगा। 3 साल जिंदा रहेगा तभी चौथे साल पैसे खाएगा ना, जब उसके पास उसकी जो बॉडी में लाइफ ही नहीं होगी, तो वो चौथे जो 4th ईयर में 5th ईयर में क्या पैसे, वो पैसे का क्या मतलब रह गया। और कुछ लोगों ने तो अपने घर बेच के ना, अपने घर की ज्वेलरी बेच के वो पैसे दिए थे ताकि हमें जॉब मिल जाए, क्योंकि उनको था भी चलो 3-4 साल हम भूखे भी मांग के गुजारा कर लेंगे, उसके बाद तो हमारे पास पैसे हैं। तो आप सोच सकते हैं एजुकेशन, पहले तो एजुकेशन भी इतना ज्यादा पैसा, उसके बाद जॉब नहीं है, अगर जॉब्स है तो जो रिश्वत है वो कितनी ज्यादा है, तो क्या हाल रहेगा, क्या कंडीशन रहेगी। उस कंडीशन को अपने माइंड पे रख के सोच सकते हैं क्या हाल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं जो सबके साथ डिस्कस करूंगा, सुसाइडल अटेम्प्ट्स। ये सारे बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें शो कर रहा हूँ, तो प्लीज इसका मतलब ये मत समझिए भी मेरा आपको नेगेटिव करने का मतलब है। मैं आपको सिर्फ ट्रुथ दिखा रहा हूँ, ट्रुथ क्या है आपको, उसके बाद मैं सोल्यूशन भी दिखाऊंगा आपको। मैं एक इस जो जिस नेगेटिव एटमोसफियर से बाहर भी लेके जाऊंगा, पर मुझे आपको फैक्ट्स दिखाने पड़ने थे ताकि आपको बिलीफ हो एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में क्या हाल है, ठीक है। अब देखो स्टेट्स जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स में दिखाया हुआ है जो इंडिया में 2014 से 16, ये इंडिया का डाटा दिखाया, आपको पता है, जो कि ट्रू नहीं है, जो फेक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिखाया, पर फिर भी कुछ डाटा जो आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने दिखाया टोटल जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स है ना, जो स्टूडेंट्स है +2 तक के, उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट्स 26,476 इतने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट्स किए, सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए, और कुछ लोगों ने तो जिंदगी खो दी। क्योंकि आपको पता है आजकल क्या है, बच्चों में जैसे ही बच्चा नर्सरी में, 1st क्लास में, 2nd क्लास में जाता है, उसको इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, हॉबी क्लासेस, दूसरी डांस क्लासेस, आपको ये ड्राइंग क्लासेस, आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, इतना ज्यादा उनको बिजी रखा जाता है, उनकी जो मेंटल वो है ना, मेंटली वो डेवलप ही नहीं कर पाते। छोटे से आप देखते होंगे आजकल के छोटे से बच्चे को चश्मा लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो सारा दिन ही लैपटॉप पे, मोबाइल पे स्टडीज के लिए, आजकल तो कोविड के टाइम पे तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, वो सारा दिन इतने प्रोजेक्ट्स करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो हो ही नहीं पाती, वो बिल्कुल क्या है, उनकी ग्रोथ रह जाती है, जिसके कारण उनकी बॉडी पहले ही वीक हो जाती है, वो पहले ही जिंदा होते हुए भी मरे जैसे हो जाते हैं। तो ये हाल है मतलब एजुकेशन सेक्टर का, जिसके और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं, सेकंड साइड आप देख सकते हैं, जो प्रेशर
कैसे है, उसमें लिखा हुआ वन स्टूडेंट कमिट सुसाइड एवरी 55 मिनट्स इन इंडिया। हर 55 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट करता है इंडिया में। और 2017-18 का जो डाटा है उसमें बताया गया मोर देन 150 स्टूडेंट्स अक्रॉस आंध्र प्रदेश तेलंगाना कमिटेड सुसाइड। उन्होंने सुसाइड कमिट किया, सिर्फ 2 स्टेट्स की बात की है। हैदराबाद में बात करी हुई है 30 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड इन एकेडमिक ईयर 17 to 18। आप देख सकते हैं सुसाइडल इंसिडेंस रेट पर 1 लाख पॉपुलेशन फॉर दोज बिलो द एज ऑफ 14 इज 0.5। 1 लाख की पॉपुलेशन की बात करूं अगर करें तो 14 साल के नीचे के जो सुसाइडल रेट है, इंसिडेंस रेट है, वो आधे हैं, मतलब 50,000 उसमें सुसाइड कर रहे हैं। तो ये डाटा देख के आप सोच सकते हैं क्या है। और सुसाइडल छोड़ो, डिप्रेशन से बच्चे इतनी ज्यादा डिप्रेस हैं, अगर वो सुसाइड नहीं करे तो वो ड्रग्स लेनी शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेनी शुरू कर देते हैं, ताकि हमारे जो डिप्रेशन है हम कहीं ना कहीं इससे साइड में करें। क्योंकि माइंड उनका उस कंडीशन को समझ नहीं पाता, तो अपने माइंड को वो बंद करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा माइंड अपने इन कंडीशन से बाहर निकले और हम कहीं ना कहीं से हमें फ्रीडम मिले, हमें कहीं ना कहीं से हमें रिलैक्सेशन मिले। तो वो बच्चे नहीं तो सुसाइड करते, नहीं तो वो बच्चे कहाँ चले जाते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल साइड चले जाते हैं। तो ये जो अटेम्प्ट्स हैं, ये जो डाटा है, ये रियल डाटा आप देख सकते हैं क्या डाटा है। ठीक है, अब मैं पीएचडी की बात करता हूँ। आप सभी शौक रह जाएंगे सुन के क्या हो रहा है। देखो पीएचडी में क्या है, पीएचडी में देख सकते हैं एक पीएचडी स्कॉलर है जिसने अपने आप को सुसाइड किया था, हैंग। पीएचडी स्कॉलर हैंग हरसेल्फ एट आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी में एक पीएचडी स्कॉलर ने अपने आप को हैंग कर लिया। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर था, वो प्रेशर ही विथस्टैंड नहीं कर पा रही थी। ये सिर्फ एक न्यूज है 2020 की, जुलाई 11 2020 की। ठीक है, उसके बाद जो उससे पहले न्यूज है वो तो बहुत ज्यादा अनगिनत है। क्योंकि हमारा टाइम शेड्यूल क्या होता है आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल देखिए। हम सुबह 9 बजे लैब में आते हैं काम करने के लिए, अपना लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। 9 बजे से हमारा कोई फ्रीडम टाइम नहीं है, कुछ हमारे लिए छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं। 24 आवर्स इंटू 7 डेज हमारा लैब में रहता है बिजी। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक लैब में होते हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर कोई जना इतना ज्यादा टाइम अपना लैब में स्पेंड करेगा तो उसके माइंड के ऊपर प्रेशर कैसे आएगा। और उसके बाद भी आपको कहा जाए आपको नौकरी में सिर्फ 20-22 हजार मिलेंगे, तो वो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो ये सभी कंडीशंस देख के, ये सभी डाटा देख के, ये सभी डाटा सोच के मुझे लगा दिस इज द राइट टाइम एंड राइट एक्शन आई हैव टू टेक एंड आई हैव टू मूव फर्दर टू अहेड फॉर माय सक्सेस। मुझे लगा मुझे अलग ऐसा कुछ चूज करना चाहिए, क्योंकि जो सही डिसीजन है, किसी ने कहा है, हम पहले कहते थे भी जो एक नाव में पाँव रखता है वो ही तरता है, पर आजकल वो टाइम नहीं है। आपको एक नाव में नहीं, आपको काफी नावों में खुद एक लोगों को एक अपॉर्चुनिटी नौकरी प्रोवाइड कर सकूं, ना कि मैं खुद नौकरी के पीछे भागूं, ना कि मैं कुछ भागूं। मैं खुद जो मैंने अभी तक स्टडी की है, मुझे इतना मैं अपना अर्न कर सकूं, इतना ज्यादा मैं स्टेबल हो सकूं, ताकि मेरे माइंड पे ये चीजें ना आए। आफ्टर ऑल मैं अपनी जो लाइफ है, बाकी की जो बची लाइफ है, वो आराम से खुशी से जी सकूं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा सॉल्यूशंस क्या है। जैसे मैं अपने बारे में मैंने बताया भी, ये सिस्टम ये हाल है, सॉल्यूशंस भी है इसके साथ। आप देख सकते हैं जो इस पिक्चर में आपको मैंने दिखाया है, जो टॉप 10 एंटरप्रेन्योर है इंडिया में। अगर एजुकेशन का बुरा हाल है तो साथ साथ में अवेयरनेस भी है। जो लोग अवेयर हैं, जिनको पता है भी हमें सक्सेसफुल कैसे होना है, तो वो पहले ही राइट स्टेप पे राइट टाइम पे राइट स्टेप लेते हैं, जिसके कारण उनका करियर क्या है, वो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जो कि आईआईटी से, जो कि आईआईसी बेंगलोर या एनआईटी जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहां से लोग इनके पास खुद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमें जॉब पे रखो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर है, जो कि खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है। इसमें से मैं कुछ की एग्जांपल दूंगा आपको। फर्स्ट अब स्लाइड पे जो फर्स्ट ऊपर देखिए, जो राइट साइड पे आपको, लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, जो एक पर्सन दिख रहे हैं, इनका नाम है कार्तिक जयरामन। ठीक है, एक ये क्या है, ये सीईओ थे अशोक लेलैंड। आपने सुना होगा अशोक लेलैंड का नाम, सभी ने सुना होगा। ट्रक वगैरह जो भी बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं, अशोक लेलैंड के आते हैं। आप सर्च कर सकते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। ये जो पर्सन है, ये सीईओ थे कार्तिक जयरामन अशोक लेलैंड की। ठीक है, ये लास्ट ईयर ही हमारे यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने इवेंट किया था। गवर्नमेंट ने, जैसे आजकल गवर्नमेंट कह रही है भी एंटरप्रेन्योर ज्यादा बनो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, तो एक इवेंट हुआ था जिसमें कि जो गवर्नर आया था पंजाब का, ठीक है,
और जो नीति आयोग है, नीति आयोग का सभी ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। नीति आयोग क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो रूल्स पास करती है, भी रूल्स क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उसमें भी क्या रूल्स क्या होने चाहिए, कैसे इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है उसको कैसे हमने कैसे किस लेवल पे लेके जाना है, क्या इंडिया में क्या क्या कंडीशंस है। नीति आयोग के बारे में सर्च कर सकते हैं आप। नीति आयोग के जो जो आईएएस थे, नीति आयोग के सेक्रेटरी थे, उनका नाम था नाम मैं भूल गया, नाम को बताऊंगा उनका नाम क्या था। उनका वो आए थे यहाँ पे और उनके साथ गवर्नर आए थे। उन्होंने स्पेशली जो ये सीईओ है कार्तिक जयरामन, इनको स्टेज पे बुलाया था। वेकूल इनकी कंपनी है। अब ये देखो, इतनी बड़ी एजुकेशन करके एक सीईओ रह के अशोक लेलैंड के, उन्होंने पता क्या बिजनेस शुरू किया है? उन्होंने बिजनेस शुरू किया फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने देखा किसानों के पास किसानों को अच्छी इनकम नहीं मिल पाती अपनी फसल के लिए। तो उन्होंने सोचा किसानों को अच्छी फसल इनकम नहीं मिल पाती, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, किसानों की जो फसल इतनी खराब होती है, उनके फ्रूट्स इतने खराब होते हैं, अगर वो फ्रूट्स उनकी फसलें अगर हम अच्छे से पैक करके, अच्छे से वॉश करके, अच्छे से ट्रांसपोर्ट से एक अपने जो शोरूम्स हैं उन पे रख के उनको एक अच्छे कॉस्ट पे बेचें, तो वो किसानों को उसका बेनिफिट हो सकता है। उनका ये आइडिया था। आप देख सकते हैं वो सब्जी बेचने पे आए। हम कहते हैं सब्जी, हमारी थिंकिंग क्या होती है भी, हाँ अगर कोई सब्जी बेचने की दुकान शुरू करे भी, तुम सब्जी बेच रहे हो, आप देख सकते हो रिलायंस भी सब्जी बेचता है, पैसे कमाता है। और जो बंदा अशोक लेलैंड का सीईओ है, उसने कंपनी खोली जिसमें वो सब्जियां बेचने की कंपनी थी, जो सब्जियां फ्रूट्स, उसने ये स्टार्टअप किया। और जो उनकी वर्डिंग्स हैं, जो नीति आयोग की सेक्रेटरी उनकी वर्डिंग्स थी, उन्होंने कहा था, हम वेकुल को उन्होंने स्टेज पे बुलाया, वेकुल के मैंने इनको सीईओ को कहा, फाउंडर को कहा, हम आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपका नाम बहुत ज्यादा फैल चुका है साउथ इंडिया में, आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, जितना फंड चाहिए गवर्नमेंट आपको उतना देगी, आप हमें ब्लैंक चेक दे दो, हम उतना उस पे आप अपना ब्लैंक चेक पे हम आपको साइन कर देंगे जितना फंड चाहिए। क्योंकि उनको पता था एंटरप्रेन्योर्स का ये कितनी जो अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट है, वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो फार्मर्स उनको कितना फायदा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट भी इन चीजों को सपोर्ट कर रही है। ये ऐसा नहीं है भी सब्जी बेचने वाली बात है, आइडिया की बात है, आइडिया। अब आप नीचे देखिए, एक चीज हो रही है, रितेश अग्रवाल जो कि फाउंडर है ओयो के। इनकी एज बहुत छोटी एज में, आई थिंक 15-16 की एज में इन्होंने ओयो का स्टार्ट किया था। इन्होंने देखा, मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में बताऊंगा ताकि आपको पता लगे भी इनकी हिस्ट्री कैसे रह चुकी है। इन्होंने देखा जो भी आजकल होटल्स हैं, सिर्फ 10% होटल, लेस देन 10% होटल ही है जो लग्जरी होटल हैं। बाकी होटल्स क्या सारे जो नॉर्मल नॉन ब्रांडेड होटल है। उन्होंने क्या किया, नॉन ब्रांडेड होटल्स को इकट्ठा किया, उनके पास गए भी, आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, मैं आपको कस्टमर्स प्रोवाइड करूंगा, आप इनकम हमारा प्रॉफिट आधा होगा, सारा कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर लॉस हुआ तो मेरा। इन्होंने अपना एक आइडिया लगाया और इन्होंने सभी होटल्स को ओयो में अपनी एक जो स्टार्ट करी, उसको एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी। और आप देख सकते हैं आजकल ओयो का नाम कितना है। तो देख सकते हैं जो भी यूथ हैं या जो भी बड़े बड़े जो एजुकेशन के जो जैसे अशोक लेलैंड के सीईओ हैं कार्तिक जयरामन, इन्होंने कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी, क्यों करी? क्योंकि इनको पता है इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की। इनको पता है भी ये चीजें कभी बंद नहीं होने वाली। आपको पता है होटल इंडस्ट्री सिर्फ अभी कोविड के टाइम पे अफेक्टेड हुई है, पर पहले आपको पता है होटल्स में सभी जगह हम मूव करते थे, और सभी लोग चाहते थे भी हमें ना एक चीप रेंट पे, हमें सस्ते पे अच्छा रूम मिल जाए। तो इन्होंने जो रितेश अग्रवाल है, इन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को दी, एक ऐसी ऐप दी, ऐप में आप बहुत इजी वो ऐप को चला सकते हैं और आपको अच्छे से बहुत सस्ते पे अच्छा रूम मिल जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी आइडिया की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सेकंड बात करूँ, नेक्स्ट बात है जो डब्बा वाला कोरियर, आपने सुना होगा मुंबई में। जो लड़का है, ये लड़के की एज 11-12 साल ही है। इसने अपनी कंपनी खुद स्टार्ट की है जिसका नाम है डब्बा वाला कोरियर। इसने देखा भी जो डब्बे वाले हैं मुंबई में, वो ना अपना खाना पीना जो वो सप्लाई करते थे, इसने सोचा भी क्यों ना मैं उसके जरिए कुरियर फैसिलिटी स्टार्ट करूं जिससे मुझे पैसा हो। और इसकी कंपनी जो खुद अभी इस नेक्स्ट ईयर 100 करोड़ क्रॉस करने वाली है। और इसकी कंपनी में आपको जानकर बहुत ज्यादा अचंभित होंगे, इसकी कंपनी में इसके मामा है जो, उन्होंने एक गवर्नमेंट बैंक में वो मैनेजर थे, उन्होंने वो मैनेजर से रिजाइन दे दिया। मुझे मैनेजर की जॉब नहीं करनी, मैं अपने जो भांजा उसके साथ मैं अपना बिजनेस करूंगा, जो उसकी कंपनी है उसमें मैं उसका साथ दूंगा भी तुम्हें कैसे ग्रो करनी है। तो आप इन चीजों से देख सकते हैं, अगर एजुकेशन सेक्टर का बुरा हाल भी है, साथ साथ जो सॉल्यूशंस भी हैं, हमने क्या करना है, पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा एक्शन उठाते हैं। वो कहते हैं
किस्मत ना हमें एक मुकाम पे लाके खड़ा करती है। उस मुकाम पे हमारे पास दो रास्ते होते हैं, चाहे तो हम राइट वे उठा लें, चाहे नेगेटिव रास्ता चूज कर लें। वो हमारे माइंड के ऊपर है। भगवान ने इंसान को सोचने की ताकत दी है। अगर वो ताकत हम सोचने की ताकत नहीं यूज करेंगे तो हमें और जो पशुओं में कोई फर्क नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, हमें अपनी जो ताकत है ना, सोचने की दिमाग की ताकत है, उसको यूज करना है। उसको यूज करके हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्लेटफॉर्म है इसको अडॉप्ट करना है। ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको एक लास्ट स्लाइड आपको मैं कंक्लूड करूंगा। जो ये मैंने अभी इंडिया का डाटा शो किया, अभी ये जो डाटा है यूएस का डाटा है। जो यूएस में 77% अमेरिकन है ना, वो आपको पता है यूएस जो डेवलप कंट्री क्यों है? क्योंकि वहां पे ना वहां पे गवर्नमेंट क्या कहती है, अपनी खुद की आइडियाज लाओ, खुद के स्टार्टअप स्टार्ट करो, गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं देगी। जब आपको लगेगा अभी आपकी स्टार्टअप अपनी स्टार्ट करनी है, तो आपको गवर्नमेंट आपको जो वो क्या करेगी, आपको जो बैक स्ट्रॉन्ग देगी, आपको जो स्टेबिलिटी, तब गवर्नमेंट आपको जो सपोर्ट करेगी। तो 77% अमेरिकन है वो इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसमें से 79% है ना वो डायरेक्ट सेलिंग में मूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में इतनी 79% यूएस जैसी कंट्री के लोग 79% मूव कर रहे हैं, और जिसकी क्या है, जो 20% इकोनॉमी, जो 20% इनकम है, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से ही आती है। तो आप सोच सकते हैं हम जिस प्लेटफॉर्म में है, हम सही प्लेटफॉर्म में कि गलत प्लेटफॉर्म में है, और एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल है। तो इसके लिए आपको अपने आप को ब्लेस्ड मानना है भी हम राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, जिसमें कि डेवलप्ड कंट्रीज है वो उसको अडॉप्ट कर रही हैं। और आने वाले टाइम में अगर आप बात करें, इस लाइन में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, और इसमें कोई भीड़ भी नहीं है। बस एक चीज की जरूरत है, हमें जो टाइम हमने एजुकेशन में लगाया, 7-8 साल 10 साल लगाए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा एजुकेशन बिल्कुल ना करो, अनपढ़ रहो, नहीं, एजुकेशन भी जरूरी है एक लेवल तक, क्योंकि एजुकेशन से आपका माइंड डेवलप होगा, आपको पता लगेगा मुझे क्या करना है। पर कुछ लेवल तक जरूरी है एजुकेशन, कुछ डिग्री तक, आपकी ग्रेजुएशन या आपकी +2 तक अगर आपने किया है, ग्रेजुएशन तक जरूरी है। उसके बाद क्या है, जो टाइम आपने एजुकेशन में देना है वही टाइम अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, डायरेक्ट सेलिंग में, जैसे हमारी वेस्टीज है, आपको इसकी अचीवमेंट्स के बारे में सभी को पता ही है, हमारी टीम जो नॉन ही है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। आपने क्योंकि आज की CNT भी लगाई शिवम सर की, आप देख सकते हैं शिवम सर की 26 एज में वो 12 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। पर जो मेरे यहाँ पे डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर जो हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनकी इनकम सिर्फ 2.5 लाख है, जो कि 10-15 साल पहले पढ़ाई करते हैं, फिर 10-12 साल बाहर पढ़ के आते हैं, उसके बाद 10-15 साल की नौकरी करते हैं, जब 50-55 ईयर्स की एज होती है तब 2.5 लाख उनको इनकम मिलती है। पर शिवम सर 26 साल की उम्र में 12 लाख कमा रहे हैं। तो सोच सकते हैं आप क्या हाल है इंडिया में जॉब्स का, और हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों मूव करना है। तो मैं कंक्लूडिंग स्लाइड में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो चॉइस आपकी है, हमें कौन सी चॉइस मूव करनी है। पर ये जो एक चीज मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, हमारा सभी का जो हम सभी चाहते हैं हमारी स्टेबल लाइफ हो, हम एक स्टेबल अपनी जिंदगी जिए और अपने जो भी ड्रीम्स है उसको पूरा करें। तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, और किसी प्लेटफॉर्म में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। हाँ जी सर।